दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश लड़खड़ाता रहा, वो लड़खड़ाते हुए देश में भी पैसे की उगाही के रास्ते बनाते रहे। वो ना तो इस देश के गांव को बचा पाए, वो ना तो इस देश के शहरों को स्मार्ट बना पाए, वो ना तो इस देश में किसानी को बचा पाए और ना ही ईमानदारी का पाठ नौकरशाहों को पढ़ा पाए। सियासत की धार कैसी धार होती है, हमें लगता है कि आज इस पैनेपन को आपको महसूस करना चाहिए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। सत्ता का ये पैनापन आंसुओं और भावुकता को अगर ढाल बना ले, वह भी तब जब इस देश के प्रधानमंत्री अपने ही लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हों, वहां के डॉक्टरों से बात कर रहे हों और वो जानते हों कि उस जगह पर उन्होंने 4 गांव गोद भी लिए हुए हैं और किसी भी गांव की हालत ऐसी नहीं है कि उस गांव के लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो उस गांव के भीतर एक अस्पताल भी होगा जो उनका इलाज कर सके। दरअसल यह पैनापन एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देता है जिसके आगे और पीछे नागरिक नहीं होते हैं, लोग नहीं होते हैं, बल्कि कहीं ना कोई ऐसा गणित होता है जो शायद सत्ता को बरकरार रखने की दिशा में और उसकी नीतियों को मान्यता दिलाने की परिस्थितियों के साथ लोगों के मन से जुड़ जाए। लेकिन मौजूदा हकीकत क्या वाकई इसकी इजाजत देती है? क्योंकि इस देश के भीतर में क्या वाकई गांव बच पा रहे हैं, किसानी बच पा रही है, शहर भी बच पा रहे हैं? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे पायों पर खड़ा है जहां से यह उम्मीद और आस बन सके कि आने वाले वक्त में इसका आसरा मिल जाएगा? यह कैसा सफर है और इस सफर पर आज आपको हम जरूर लिए चलेंगे। हो सकता है इसकी धार आपको चुभन महसूस करा दे, हो सकता है आप उन नीतियों के आसरे अब भी ख्वाब को पाले रहें, हो सकता है आपकी उम्मीद टूटे नहीं, उम्मीदें बनी रहे, लेकिन फिर भी हकीकत की जमीन पर नंगे पांव चलने की कोशिश आज जरूर कीजिए। क्योंकि भारत ही वह देश है जिसने इस देश में शहरों को स्मार्ट बनाने का सपना पाला। भारत ही वह देश है जिसने पूंजीपतियों से कहा कि वह किसानी में पैसा झोंक दे, जिससे इस देश का किसान रईस हो जाए। इस देश के भीतर में खेती संभाले हुए लोगों की जिंदगी बेहतरीन हो जाए। भारत ही वो देश है जिसने 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहकर उसे बेहतरीन बनाने का सपना संजोया। भारत ही वो देश है जिसने अपने सांसदों से कहा, आप एक एक गांव गोद तो ले लीजिए। तो हमें लगता है कि आज एक ऐसे सफर पर आपको लिए चलते हैं जिस सफर का पाठ आने वाले वक्त में आपके जहन में इसलिए गूंजेगा क्योंकि आप गांव, शहर, किसानी, नौकरशाही, इससे इतर कुछ सोच नहीं सकते हैं और इसके अलावे कुछ बन नहीं सकते हैं। सफर की शुरुआत कहां से की जाए? स्मार्ट सिटी से की जाए, जो शहरों में रहते हैं लोग। शहरों में जो परिस्थिति थी, जो अस्पतालों की परिस्थिति आंखों के सामने रेंगने लगी, उसमें लोग अस्पतालों में जाने से कतराने लगे। तो फिर स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को ख्वाब पाला गया। इस देश के 100 शहरों को स्मार्ट बना दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया में कभी भी ध्यान दिया कि उसमें अस्पताल का जिक्र है या नहीं है और साफ पानी का जिक्र है या नहीं है? 5000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का उसमें जिक्र था, लेकिन अस्पताल का जिक्र नहीं था। उसमें स्वच्छ पानी शहरों में रहने वाले लोगों को टैप के जरिए मिल जाए, इस बात का जिक्र नहीं था। तो फिर किस बात का जिक्र था और यह कौन सी स्थिति थी और कैसे शहर थे वो? और संयोग ऐसा है कि अलग अलग तरीके से जब स्मार्ट सिटी का चयन किया गया, 98,000 करोड़ यह बजट सरकार ने 2015 में ऐलान किया
और उसके जरिए जिन प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा रखी उसमें तकरीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा कमाई अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए इन स्मार्ट सिटी से होनी थी। सिर्फ पैसे का जिक्र था, सिर्फ प्रोजेक्ट्स का जिक्र था, सिर्फ प्रोजेक्ट्स के जरिए कमाई का जिक्र था, जिंदगी का जिक्र नहीं था। गाड़ियों का जिक्र था, सड़क का जिक्र था, इंटरनेट का जिक्र था, डिजिटल भारत का जिक्र था। हर उस चीज का जिक्र था जो एक बेहतरीन व्यक्ति को जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को जिंदा रहना है, यह दृष्टि उस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं नहीं थी। और जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें 58,000 करोड़ में 48,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे स्मार्ट सिटी मिशन के दायरे में रखे गए। बाकी 50,000 करोड़ रुपए के लिए एक योजना बनाई गई अमृत करके। अमृत यानी अटल मिशन फॉर रीजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी शहर में रहने वाले लोगों को और बेहतरीन जिंदगी कैसे किस रूप में मिलेगी, इस दिशा में चीजें आगे बढ़ाई गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि आखिर 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 तक का टारगेट था कि 22 तक में ये सारे शहर खड़े हो जाएंगे स्मार्ट बनकर। आज हम 2021 में खड़े हैं। तो आपको जानना जरूर चाहिए, पहले राउंड में जो 20 शहर चुने गए उसमें 3 शहर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश का इंदौर, मध्य प्रदेश का जबलपुर। इन तीन ही जगहों पर मार्च और अप्रैल का डाटा हम आपके सामने रख देते हैं, तब आप अस्पतालों की परिस्थितियों को समझ पाएंगे। और मरीजों की संख्या जब शहरों में बढ़ती है और वहां पर स्मार्ट सिटी किस रूप में कब्रगाह में तब्दील होती है, आज इसे भी समझिए। क्योंकि मार्च के महीने में 1 मार्च से 30 मार्च तक इंदौर में 306 मौत कोविड से हुई, लेकिन अप्रैल के महीने में यह 2,259 पर पहुंच गई। भोपाल में मार्च के महीने में 165 मौत कोविड से हुई, लेकिन अप्रैल के महीने में यह 2,675 पहुंच गई। जबलपुर में 115 मौत मार्च के महीने में हुई, लेकिन 1,561 मौत अप्रैल के महीने में। और यह परिस्थिति शुरुआत में चुने गए सबसे पहला नाम नई दिल्ली का, फिर पुणे का, फिर सूरत का, फिर अहमदाबाद का, फिर जयपुर का, फिर भुवनेश्वर का, सोलापुर, गुवाहाटी, लुधियाना, कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, काकीनाडा, बेलागाची, उदयपुर, चेन्नई। ये सारे पहले 20 ऐसी जगह हैं, ऐसे शहर हैं जिन्हें स्मार्ट आज की तारीख में हो जाना चाहिए था। लेकिन यहीं पर मौत का तांडव नाच रहा था। हर फेज में अलग अलग शहर चुने गए। अगला फेज आता है तो 13 शहर और चुने जाते हैं। उसमें वही लखनऊ है जहां पर ना दवाई थी, ना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था लोगों की रक्षा कर पाने के लिए। वही फरीदाबाद है, वही रायपुर है, वही रांची है, वही भागलपुर है, वही वारंगल, वही वाराणसी, वही इम्फाल, वही पोर्ट ब्लेयर। सारे जगहों की स्थिति को जरा परखना शुरू कीजिए। इन्हें तो स्मार्ट बन जाना चाहिए था। और स्मार्ट सिटी की परिकल्पना दुनिया के मानचित्र पर जब आप टटोलेंगे तो एजुकेशन और हेल्थ का सेक्टर सबसे मजबूत होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमने जरा समझना चाहा कि 98,000 करोड़ रुपए के जरिए जो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना पाला गया, उसमें दरअसल काम हुआ क्या और कितना खर्च हुआ है। 41,544 करोड़ रुपए खर्च करके 2,500 प्रोजेक्ट्स सरकार कहती है पूरे हो गए। लेकिन इस 2,500 प्रोजेक्ट्स के दायरे में ना एजुकेशन का जिक्र है, ना हेल्थ का जिक्र है, ना ही साफ पानी का जिक्र है। लेकिन ये पूरे हो गए। जो टारगेटेड है आने वाले वक्त में, जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इसमें होना है, वह तकरीबन 2,05,018 करोड़ रुपए है। 5,151 प्रोजेक्ट अभी भी प्रपोज्ड है। जिनका टेंडर भी हो चला है उनकी भी संख्या 5,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की, और उन पर 1,74,509 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इस देश के लोगों को 3-3 बार वैक्सीनेशन हो जाए, जितनी भी दवाइयां और जितने भी ऑक्सीजन है, जो कमी है, उन सभी की पूर्ति हो जाए, जो इस स्मार्ट सिटी को बनाने के आंकड़े हैं सरकार के।
चाहे सरकार का अपना बजट हो, चाहे कमाने वालों के जरिए पैसा आने की परिस्थिति हो। अब यहां पर अगर स्मार्ट सिटी चूक गई तो हमको लगता है दूसरी स्थिति शुरू होती है इस देश के भीतर में। अब आपको गांव के सफर पर लिए चलते हैं। गांव के सफर और जिलों का सफर यह इसलिए अद्भुत है क्योंकि भारत के भीतर में तकरीबन 6.5 लाख गांव हैं। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, वो हर पार्लियामेंट्री से कहते हैं, और खुद भी चूंकि पार्लियामेंट्री हैं, एक एक गांव गोद ले लीजिए। अब आप कल्पना कीजिए कि इस देश का एक सांसद एक गांव को गोद लेता है, और कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो आज की तारीख में आत्मनिर्भर है, हेल्थ और एजुकेशन के मामले में आत्मनिर्भरता के साथ जी रहा है, साफ पानी और अस्पताल को लेकर वह कह सकता है कि वहां के लोगों का इलाज हो जाएगा। गांव किसने गोद लिया है? सांसदों ने। जब सांसद गोद लेता है तो उसकी रूपरेखा भी समझ लीजिए, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर इस देश के डीएम से बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आपने बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ी, आपने इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं किया। सांसद जब गांव लेता है तो सांसद अपना पैसा जो एमपी लेड का होता है वह डालता है। इसके अलावे अलग अलग मंत्रालयों का पैसा उसमें आता है, उसमें प्रधान के हिस्से का भी पैसा उसमें कुछ आ जाता है। अब आप देखिए कि जिन गांवों को गोद लेना था, अगर एक भी गांव आत्मनिर्भर नहीं हुआ, हम इसलिए आत्मनिर्भरता का यहां जिक्र कर रहे हैं, हमको मोहन धारिया याद आ गए। इतना ही नहीं, जिन गांवों को महाराष्ट्र में आत्मनिर्भर बनाकर आदर्श गांव के तौर पर क्रिएट किया गया, इस देश के भीतर में ऐसे 6 गांवों का जिक्र होता है, लेकिन आज उनकी हालत भी हो सकता है बड़ी विभत्स हो चली हो। लेकिन ऐसा क्या है कि पार्लियामेंट्री गोद लेता है गांव, और वो गांव धीरे धीरे और खराब होते चला जाता है। पहले तो यह भी जान लीजिए कि कितने सांसदों ने 3 फेज में गांव को गोद लेना था। चौथा फेज 2019 के बाद से शुरू होना था, महामारी आ गई, किसी ने गोद नहीं लिया। चलिए, 2014 11 अक्टूबर जेपी के जन्मदिन का यह दिन है। मोहन धारिया जेपी के साथ भी काम कर चुके थे, और जेपी के साथ काम करने वाले लोग जानते थे कि गांव ही भारत की कहीं ना कहीं नब्ज है। महात्मा गांधी से सबने सीखा था भारत क्यों गांव का देश है, और गांव ही देश को कैसे बचा पाएगा। लेकिन उन गांव को आज पार्लियामेंट्रीज ने जो गोद लिया, उसके दायरे से हम शुरू करते हैं। सांसद का काम होता है गांव को गोद ले, प्लानिंग करे, उसके फाउंडेशन स्टोन को रखे, उसकी मॉनिटरिंग करना शुरू करे। उसके दूसरे लेवल पर आता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके सेक्रेटरी का यह काम होता है कि वो सहयोग का एक रास्ता बनाए, कोई मुश्किल सामने आए तो उसे हटा डाले। उसके बाद जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, राज्य के मुख्य सचिव, उनका काम होता है कि स्कीम के अनुकूल रास्ता बनाए जो कि पार्लियामेंट्रियन ने सोचा है, सांसद महोदय ने सोचा है, और राज्य के जरिए जो भी मुश्किल है उस मुश्किल हालात को खत्म करे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम आता है कि वह सर्वे करे, विकास के प्लान को परखे और पैसे की कमी ना होने दे, और हर महीने रिव्यू करे। और उसके बाद आता है ग्राम पंचायत का काम कि गांव की जरूरत के हिसाब से सहयोग दे, इस स्कीम को पूरा करे। और इसमें जो फाउंडेशन के लिए जो पूरा पैसा लगेगा, वो पैसा एमपी लेड से आएगा, वो पैसा इंदिरा आवास योजना से आएगा, वो पैसा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से आएगा, वो पैसा मनरेगा का होगा, वो पैसा ग्राम पंचायत के रेवेन्यू से आएगा, वो केंद्र और राज्य का जो ग्रांट मिलेगा उससे आएगा, और जो सीएसआर जो कि कॉर्पोरेट के जरिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका पैसा भी आएगा। अब आप सोचिए कितने बेहतरीन तरीके से इस देश के गांवों को गोद लेने के लिए प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा। प्रधानमंत्री ने भी इस दौर में 4 गांवों को गोद लिया, 4 या 6 गांवों को गोद लिया उन्होंने। लेकिन उन गांवों की भी परिस्थिति जो है बनारस के भीतर में इतनी नाजुक है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को लेकर और साफ पानी को लेकर। बाकी चीजों को आज थोड़ी देर के लिए छोड़ डालिए। पैसे की आवाजाही हो रही है, हर अधिकारी की मौजूदगी है, लेकिन सच क्या है? इस देश का सच यह है कि 2014-16 के बीच में 703 गांव गोद लिए गए, जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के लगभग 253 सांसदों को जोड़ लीजिए। ऐलान हुआ था लाल किले के प्राचीर से 703 गांवों को गोद लिया गया 2014 से 16 के बीच में। 2016 से 18 में घटकर यह 447 हो गया, 2018-19 में घटकर यह 124 हो गया, और आज की तारीख में सिर्फ 6 गांव हैं।
एक पूरी रूपरेखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस गांव को बचाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इस गांव के नाम पर जो पैसा आएगा, उस पैसे की लूट और उस पैसे के जरिए बंदर बांट कैसे होगा, उसके लिए प्रोजेक्ट्स जनता को दिखाए जाते हैं। स्मार्ट सिटी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए, गांव सबसे ग्रामीण इलाकों के लिए, और इसी के साथ तीसरा हिस्सा जुड़ा हुआ था इस देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का। अब आप कल्पना शुरू कीजिए, पूरे ग्रामीण इलाके में भारत की जीडीपी का 48% का योगदान होता है। वहां पर सबसे ज्यादा खनिज होता है। खनिज की लूट और खनिजों को लेकर देश के टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्टों की इंडस्ट्री उन्हीं इलाकों में चलती है जो सबसे पिछड़े हुए हैं। चाहे वो बेल्लारी का इलाका हो, चाहे वो पलामू का इलाका हो, चाहे वो विदर्भ का इलाका हो, चाहे वह राजस्थान का या तेलंगाना का या बस्तर का इलाका हो, कहीं का भी हो, जबरदस्त लूट होती है। और इन सारी परिस्थितियों में जब हम देखते हैं इस देश के भीतर का सबसे अनूठा सच क्या है, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ नौकरशाह हो या हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ नौकरशाह हो, चाहे ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ नौकरशाह हो, रिटायरमेंट के बाद कोई गांव नहीं जाना चाहता है। किसी से पूछ दीजिएगा क्यों गांव में नहीं लौटते हैं, तो कहेगा वहां इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसीलिए शहर में रहते हैं। अब बूढ़े हो गए हैं ना, तो बीमार पड़ेंगे तो कहां जाएंगे, तो यहीं रह जाते हैं, गांव कैसे जाएंगे। यानी जिस दौर में आप इस देश की नीतियों को बनाते और गांव को बेहतरीन करते, आपने कुछ भी नहीं किया। और अब जब रिटायर हो गए तो उसी शहर में रहना चाहते हैं जिस शहर ने पहली बार जतला दिया कि वह भी अंदर से कितना खोखला है, क्योंकि उस शहर को भी लूटा गया। एक तरफ खनिज संसाधनों की लूट थी, दूसरी तरफ ग्रामीण हिस्से में जो भी पूंजी आती उसकी लूट थी। होते होते ये शहर और स्मार्ट सिटी तक पहुंच गया, क्योंकि जिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जिक्र हम आपसे करने वाले हैं वह 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जिक्र जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री ने ही किया। अब आप सोचिए कि उन्होंने ये माना, यानी इस देश की नीति आयोग ने माना, आरबीआई ने माना, इस देश के भीतर में तमाम मंत्रालयों ने माना कि लगभग इन गांवों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहां पर 30% स्वास्थ्य की परिस्थितियों को ठीक करना है। खुद ही माना 30% शिक्षा को ठीक करना है, बाकी 20% खेती से जुड़ा हुआ मामला है, 10% इकोनॉमिक सिचुएशन है, 10% आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ठीक करना है। अब आप सोचिए सरकार ने इसके लिए कोई बजट नहीं बनाया। स्मार्ट सिटी के लिए 98,000 करोड़, गांव को गोद लेने के लिए एमपी लेड से लेके ग्रांट और कमोवेश जो पैसे का जिक्र है वो स्पष्ट रूप से उसकी भी लूट हो गई, वह भी खोखलापन। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया अलग अलग मंत्रालयों में और कहा गया कि आप अपने बजट से पैसा इसमें डाइवर्ट कीजिए। इसमें सबसे बेहतरीन चीज यह समझिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, 2018 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा हम मदद करेंगे, लेकिन हमको जब मदद करेंगे तो हमको आप 30% बजट बढ़ा डालिए, तभी संभव है मदद कर पाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन तमाम मंत्रालयों को अलग अलग जिले सौंपे गए, सबको औसतन 25 से 30% का बजट और चाहिए, लेकिन बजट कुछ नहीं दिया गया, डिस्ट्रिक्ट सौंप दिए गए। सौंपे ही नहीं गए, उनकी सफलता का गुण भी गाया गया, राग भी अलापा गया कि यह गांव बेहतरीन हो गया, यह जिला बेहतरीन हो गया। अब यह शानदार तरीके से है। हमें लगता है कि इसको भी जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जब गांव को बेहतर बनाने के लिए और जिलों को एस्पिरेशनल हिस्से में लाया गया तो सरकार ने सहयोग 2 इंस्टीट्यूशन से लिया, एक टाटा ट्रस्ट और दूसरा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए उनसे सहयोग लिया गया। और जो मंत्रालयों में बांटा गया उसमें होम मिनिस्ट्री है, उसमें नीति आयोग है, उसमें पंचायत राज मंत्रालय है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हेल्थ मंत्रालय है, एचआरडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको बांट दिया गया। यहां तक कि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मंत्रालय भी डाला गया, हाउसिंग एंड अर्बन मंत्रालय भी डाला गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी कुछ डिस्ट्रिक्ट सौंप दिए गए। यह एक पूरी की पूरी परिस्थिति क्रिएट कर दी गई। इस देश के भीतर में जब हम आपसे इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक दूसरी स्थिति बताते हैं। सरकार ने अगले ही साल 2019 में कहा कि छत्तीसगढ़ का जो कोंडा गांव है और झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम का इलाका है, इसमें हेल्थ में बेहतरीन सुधार हो गया है। ये सरकार कह रही है 1 साल के भीतर ही, और इसको
रिपोर्ट बनाने वालों में डीएम भी शामिल है, सेक्रेटरी भी शामिल है, स्टेट का सेक्रेटरी भी शामिल है, सेंटर का सेक्रेटरी भी शामिल है, नीति आयोग भी शामिल है, और रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर गई। उन्होंने रिपोर्ट देखा, ताली ठोकी, पीठ ठोकी, अब और चुनिए भाई, और डीएम के साथ बातचीत कीजिए और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ठीक करना शुरू कीजिए। लेकिन इसी दौर में इन्हीं दो गांवों की परिस्थिति को जब हमने परखना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत होगी, ये दो गांव ऐसे हैं जहां पर हेल्थ सब सेंटर तो है लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, और स्थिति इतनी नाजुक है इन जगहों की कि यहां पर स्वास्थ्य की हालत जब बिगड़नी शुरू हुई इस दौर में तो कोई इलाज के लिए भी सामने नहीं निकल कर आया जो कि इलाज करके ये बता पाता कि हां हम कोई इलाज करा पाने की स्थिति में है। क्योंकि सरकार की ही दृष्टि से अगर इस देश के गांव और जिलों को और ग्रामीण भारत को देखना आप शुरू करेंगे ना तो आप हैरत में आ जाएंगे, क्योंकि हेल्थ सब सेंटर इस देश में 1,57,541 है और हर हेल्थ सब सेंटर के दायरे में 5,000 लोग आते हैं, जो यानी उनको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तकरीबन 78 करोड़ बनते हैं, 78 करोड़ 77 लाख बनते हैं ये टोटल मिला के। हेल्थ सब सेंटर से इतने लोगों का इलाज होता है, सरकार कह रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसके अपर रेंज में आता है और ये लगभग 24,855 है इस देश में। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दायरे में 30,000 लोग आते हैं, यानी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दायरे में 30,000 लोग, और इस देश के 90% हेल्थ सेंटर्स में सरकार 60% कहती है, लेकिन आज की तारीख में परखिएगा तो 90% ऐसे जहां सिर्फ एक डॉक्टर से काम चलता है। इसका मतलब है कि वहां पर हेल्थ सब सेंटर में 78 करोड़ लोग थे, यहां पर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 74 करोड़ लोग होंगे, यानी 4 करोड़ 20 लाख कम हो गए। और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है जहां पर बेड्स भी होते हैं, सुविधाएं भी होती हैं, वह लगभग इस देश में 5,335 है, लेकिन एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के दायरे में एवरेज 1,20,000 लोग आते हैं। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुल मिला के ये 64 करोड़ बैठेगा। अब आप सोचिए कि हेल्थ सब सेंटर के दायरे में आते थे 78 करोड़, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के दायरे में आ रहे हैं 64 करोड़, यानी इस दौर में 14 करोड़ 75 लाख लोग कहां गए। यह एक तरीका है किस रूप में करने का, लेकिन बात इसके और आगे की है। इस दौर में जब परखने की कोशिश हुई तो सरकार को जो रिपोर्ट गांव से निकल कर आई उसमें दो जानकारी थी। गांव में अधिकतर बुजुर्ग ही बचे हैं और बुजुर्गों के लिए अस्पताल की ही जरूरत है, क्योंकि जो युवा तबका है वो तो पलायन कर गया। ये हम कोविड से पहले की परिस्थिति बता रहे हैं, क्योंकि रिवर्स पलायन में तो सब दोबारा गांव पहुंच गए हैं और वहां पर काम भी नहीं है। आज की तारीख में मनरेगा जैसी जगह पे जहां पर पिछली बार सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा रिलीज किया था, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ 4,176 करोड़ रुपए ही मनरेगा के लिए रिलीज किया है। इसका मतलब है मनरेगा के तहत भी काम ना मिल पाने की स्थिति को यह देश देख रहा है, जी रहा है। आखिरी सवाल यहीं से शुरू होता है, ऐसे में किसानों का क्या होगा और किसानी कहां पर टिकी हुई है। यह इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि किसानों को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल कोई भी कर सकता है, लेकिन हम बेसिक चीज आपको बताते हैं। 2010 में जो एमएसपी थी और 2021 में जो एमएसपी है, इसमें लगभग 100% का इजाफा हुआ है। जैसे एमएसपी जो पैडी थी, पैडी यानी चावल जिससे निकलता है, 1,000 रुपए 2010-11 में एमएसपी हुआ करती थी, आज की तारीख में यह बढ़कर 1,868 हो गई। कोई भी कहेगा बहुत बढ़ गई। उस समय जो गेहूं था वो 1,100 रुपए था 2010-11 में, आज की तारीख में यह 1,925 रुपए है। मक्का जो था उस समय 880 रुपए था, आज की तारीख में 1,850 रुपए है, बहुत बढ़ गया। लेकिन इसकी ठीक प्रक्रिया के जरिए जब खेती के लिए जो सामान, जो इनपुट, चाहे वो खाद हो, चाहे वह बीज हो, चाहे वो सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाला डीजल हो, पंप हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, उनकी कीमत में 300% का इजाफा हो गया। इसीलिए हमने सोचा कि जरा यह भी बताया जाए कि किसानी को लेकर सरकार ने जब इस देश के तमाम रईसों से कहा कि आप पैसा डालिए, तो उन तमाम रईसों ने कहा पैसा तो डालोगे लेकिन कानूनी अड़चन नहीं आनी चाहिए और सारे अधिकार हमारे पास आने चाहिए। तो सरकार ने अदालत का दरवाजा बंद किया, गोडाउन्स में जमाखोरी का पूरा उसके लिए कानून बना डाला,
मार्केट खत्म करके कहा कि आप अपने तौर पर मार्केट क्रिएट कीजिए, अपने तौर पर फसल उगवाइए, जो करना है अब आपको कीजिए, आप ही देखिए। यानी इस देश का पैसा वाला व्यक्ति इस देश की किसानी से जुड़ जाए, ऐसी व्यवस्था की गई। जबकि इसी दौर में जो किसानों को लेकर सरकार ने आते ही कहा था दुगनी आय कर देंगे, हमने सोचा इसे भी परखा जाए कि क्या हुआ है पिछले 15-20 साल में। और आपको जानकर हैरत होगी कि किसानी से आए हम दो सबसे निचले राज्य दिखाते हैं और फिर दो सबसे ऊंचे राज्य दिखाते हैं। बिहार में फार्मिंग से जो आय होती है, उसके अलावे जो पशुधन है, उसके अलावे जो फार्मिंग से जुड़ा हुआ धंधा नहीं है, उसके अलावे जो मजदूरी करते हैं, इन सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा तो बिहार के प्रति महीने एक किसान परिवार के हिस्से में आती है 3,681 रुपये। उत्तर प्रदेश में आती है 4,973 रुपये और हरियाणा में आती है 14,000 रुपये, पंजाब में आती है 18,000 रुपये। लेकिन जरा सा पीछे लौट जाइए, 20 साल पहले चले चलिए, 2000 का जिक्र हम आपसे करते हैं। सन 2000 में जो आय होती थी और आज जो आय होती है, इन दोनों को उस वक्त की करेंसी की महत्वता से जब उसका एनालिसिस कीजिएगा तो आप इसको ऐसे समझिए कि आज की तारीख में अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो उस समय जो कमाई होती थी वो 122 रुपए होती थी। कमाई कम हो गई। उस समय जो खेती करने के लिए जो चाहिए होता था सामान, वो 100 रुपए लगता था और आज की तारीख में वो 300 रुपए लगता है। किसान की कमाई कहां से होगी? यानी किसानी भी खत्म करने की परिस्थिति में सरकार बढ़ गई। गांव किस रूप में खत्म हो, इस दिशा में बढ़ती चली गई और योजनाएं हैं। स्मार्ट सिटी की पूरी ढांचा जो था वो कैसे चरमराया हुआ है, यह भी हमारी आंखों के सामने है। तो ऐसे में आखिरी सवाल, जब इस देश के भीतर में ना गांव बच पा रहे हैं, ना किसानी बच पा रही है, ना शहर बच पा रहे हैं, ना शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बच पा रहा है, बच रहा है वही शख्स जिसके पास पैसा, पूंजी और वह इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पैसों से बना पाने की परिस्थितियों के साथ जी रहा होगा। जब मौका मिले तो देश छोड़ दे और जब मौका ना मिले तो इस देश के तमाम बड़े 5 सितारा अस्पताल हो या फिर डिब्बा बंद पानी हो, उसके जरिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेज दे या फिर ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिसमें से खूब पैसा डालने पर वहां पर पढ़ाई हो जाए और इंटरनेशनली वहां पर रिप्यूटेड प्रोफेसर्स लेक्चर आने लगे। एक ऐसा ढांचा इस पूरे सिस्टम में खड़ा किया गया जिसमें भारत कहां पर है ये खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सरकार को पैसा चाहिए। वो पैसा हर हाल में चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। यह इस देश को बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम नहीं है, बल्कि इस देश को चलाने के लिए अपने हाथ में लगाम बनी रहे, उसके लिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो सांसदों को गांव गोद लेना हो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो, स्मार्ट सिटी हो या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर किसानी खत्म करने की परिस्थिति हो, सोचिए जरूर, क्योंकि सरकार के 7 साल 4 दिन बाद ही, 5 दिन बाद ही पूरे होने वाले हैं। उस दिन तो पूरा कच्चा चिट्ठा रखा ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।